Hello everyone, myself Dr. Puneet Sharma, Assistant Professor Gangashil Ayurved College. Today we talk about the World Diabetes Day, which is held on 14th of November. Hello everyone, today we talk about diabetes mellitus and prameh, and which is also called madhumeh in Ayurvedic concept. When we talk about the diabetes in the world, there are 422 million patients are there, and the prevalence rate is 9.7%, and about 68 million uh, patients died last year due to diabetes mellitus. डायबिटीज़ को यदि आयुर्वेद में देखा जाए तो प्रमेह को प्रभुताविल मूत्रता के रूप में जाना जाता है। प्रभुताविल मूत्रता से अर्थ लिया गया है कि बहुत मात्रा में मूत्र त्याग जब पेशेंट करता है तो उसको प्रमेह और मधुमेह की कैटेगरी में रखा गया है। मधुमेह जो शब्द जो लिया गया, मधु के समान जब मूत्र त्याग जब पेशेंट करता है तो उसको मधुमेह कहा गया है। मधुमेह को आयुर्वेद में जब काउंट किया जाएगा तो इसके निदान के रूप में व्हेन वी टॉक अबाउट द एटियोलॉजी ऑफ द प्रमेह रोग, आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्योदक आनुप्रसा पयांसी नव अन्नपानम प्रमेह हेतु कफ कृच सर्वम जो आया है शब्द, उसमें दौड़ने से चलना, चलने से बैठना, बैठने से लेटना और लेटने से सो जाना, और जितने भी गुड़ के विकार हैं, जितने भी इक्षु विकार हैं, जितने भी मीठे जो दूध की जो विकार बनते हैं, जो मिठाइयाँ बनती हैं, उसके अलावा स्वप्न सुख, शैया सुख जो जिसको ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग जाए, और दधी के विकार जिसको ज़्यादा अच्छे लगने लग जाए, ये सभी कारण प्रमेह रोग और मधुमेह रोग को उत्पन्न करने में कारण रहते हैं। आचार्य अष्टांग हृदय में वाग्भट जी ने बोला है कि तेषाम प्रभुताविल मूत्रता जो लक्षण बोला वो डायबिटीज़ का प्रमुख कारण बताया गया है। जब हम इसके पूर्व रूप और रूप के ऊपर आते हैं तो उसमें करपाद दाह, मूत्रता और मूत्र से अनेक प्रकार की गंध, कफज प्रमेह, वातज प्रमेह, पित्तज प्रमेह, जो 20 प्रकार के जो बतलाए गए हैं वह भी एक अपना डायग्नोसिस बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल को देखते हैं। वहाँ पर जब हम बात करते हैं कफज प्रमेह की, कफज प्रमेह को साध्य बोला गया है, इजीली ट्रीटेबल बोला गया है। व्हेन वी टॉक अबाउट द IDDM एंड NIDDM, we correlate कफज प्रमेह with the NIDDM, non-insulin dependent diabetes mellitus, and when we talk about the IDDM, insulin dependent diabetes mellitus, we correlate it with the वातज प्रमेह। जब वातज और कफज दो प्रकार के प्रमेहों को जब हमने काउंट किया और पित्तज प्रमेह को काउंट किया तो इसमें व्हेन वी टॉक अबाउट द फुल डायग्नोसिस, हाउ टू मेक द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट, उसमें इस रोग की अंशा अंश कल्पना, दोष और दूष्य, दूष्य जो इसके अंदर जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं जो अफेक्ट होते हैं, जैसे हमारी सप्त धातु में 80 धातु को छोड़कर रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, शुक्र है, ओज है, लसिका है, वसा है, अम्बु है, ये ऐसे 10 दूष्य इसके अंदर बतलाए गए जिनके क्षय से ही हमें प्रमेह रोग की उत्पत्ति होती है। और इसी को ही हम लोगों ने जब ओबीज और थिन पेशेंट दो प्रकार के कैटेगरी में जब इसको कैटेगराइज करते हैं, थिन पेशेंट जो NIDDM ना होकर IDDM के पेशेंट्स ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि और इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोला गया है, क्योंकि IDDM के जो पेशेंट्स रहते हैं उसमें इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट ज़्यादातर बचपन से ही या जैसे 4 या 5 साल के बाद से शुरू हो गया, इस तरह की कंडीशंस ज़्यादा रहती हैं। और जब हम NIDDM की बात करें जिसमें ओबीज पेशेंट्स ज़्यादा रहते हैं या अबव 40 की एज के, आजकल का जो पर्सपेक्टिव चल रहा है उसके अंदर 30-25 की एज के बाद भी लोग डायबिटिक अचीव कर रहे हैं। क्यों? उसके एक रीज़न है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल।
सेडेंट्री लाइफस्टाइल का क्या मीनिंग है कि एक तरह से जैसे हम गेम्स खेलना बंद कर रहे हैं, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सिटिंग पोस्चर हमारा ख़राब हो रहा है, उसके अलावा खाने पीने का जंक फूड हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उसके अलावा जितने भी प्रकार के व्यायाम जो बतलाए गए, योग बतलाए गए, उन्हें त्याग कर रहे हैं। ठीक, और इससे क्या हो रहा है कि हमारी लाइफस्टाइल के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, उसी की वजह से ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी क्रिएट हो रहे हैं। ओबेसिटी ज़्यादा हो रही है, हमारी पेनक्रियाज से जो सिक्रीशंस प्रॉपरली होने चाहिए वो सभी नहीं हो पा रहे हैं। इसी में जब हम डायबिटीज़ मेलाइटस को जब मधुमेह के कैटेगराइज करते हो, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ये सब उसके एक उपद्रव स्वरूप कॉम्प्लिकेशंस के रूप में आगे उभर कर आता है। और पेशेंट को ये अनुषंगी नाम शब्द, अनुषंगी नाम का अर्थ क्या लिया गया है यहाँ पर बताता है कि अनुषंगी जो नित्य पीछे लगा रहे हैं। प्रमेह एक ऐसा ही रोग है जिसको हम एक ट्रायंगुलर सेटअप, अगर हम देखा जाए, डाइट से, मेडिसिन से, एक्सरसाइज से, आहार है, विहार है, हमारी औषधें हैं, इन तीनों से ही हम करेक्ट कर सकते हैं। जिसमें आपको फिजिकल एक्सरसाइज आचार्य सुश्रुत कहते हैं योग करने के लिए, सहस्र कदम चलने के लिए बोलते हैं, भोजन के पश्चात भी हमें चलना चाहिए, कहता भोजन भी हमें जो सेवन करना चाहिए सुबह में या शाम में, तो कम से कम 2 से ढाई घंटे के बाद हमें निद्रा का सेवन करना चाहिए। रात्रि के भोजन के बाद हमें कम से कम 2.5 घंटे जागना चाहिए, उसी के बाद हमें जो खाना खाते ही जो लोग सो जाते हैं उसमें डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं। जो लोग 6 बजे या 7 बजे शाम के भोजन कर लेते हैं उनमें डायबिटीज़ के चांसेस कम हैं। इसी के अगर आगे बात की जाए, डायबिटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि आपने अपने निदान परिवर्जन पे कितना ध्यान दिया है। निदान परिवर्जन, निदान क्या है? निदान है एग्जैक्ट कॉज ऑफ द डिजीज। व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉज जो हमने पहले बोला, आश्य सुख है, स्वप्न सुख है, दधि है, ग्राम्य आहार है, आनुप मांस है, जांगल मांस है, ये गुड़ के विकार हैं, दूध के विकार हैं, दधि के विकार हैं। यदि इनको नित्य प्रति और अधिक मात्रा में, जो कफ कारक हैं, मधुर है, अम्ल है, लवण रसात्मक जो औषधियाँ हैं उनका, या उसके अलावा जो अनेक प्रकार के आहार हैं जिनमें मधुर, अम्ल और लवण रस ज़्यादा मात्रा में मिलता है, अगर उनका अधिक मात्रा में सेवन करते रहेंगे तो प्रमेह रोग को हम दूर नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें निदान परिवर्जन करना चाहिए, किस प्रकार उससे दूर हुआ जाए। उसके बाद जो रोग का मूल कारण है, मूल कारण को जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, संक्षिप्त क्रिया योग ही निदान परिवर्जनम कहता है। पूरा संपूर्ण चिकित्सा जिसको बोलता है वो निदान परिवर्जन ही है। जब हम बात करते हैं इसके विहार के बारे में, विहार में हम एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, आपको अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेज बताई जाएंगी। पश्चिमोत्तान आसन है, प्राणायाम है, ये अष्टविध जो बताया गया, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जितने प्रकार अष्टांग योग जो बतलाए गए उसके बारे में ध्यान से देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, या उसको किसी जो जानकार है, योगा के एक्सपर्ट्स हैं, उन योगा के एक्सपर्ट्स की हेल्प ली जाए। योगासन के लिए, आसन के लिए टीचर्स को सेलेक्ट किया जाए और उनसे हेल्प ली जाए। पश्चिमोत्तान आसन है, जैसे वृक्षासन है, धनुरासन है, कई तरह के आसन बतलाएं जिससे हम डायबिटीज़ से निजात पा सकते हैं। उसके अलावा मेडिसिन्स में जो सामान्य तौर पर हमारे आसपास के लोगों ने क्या पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है, उसमें सोचते हैं कि पेशेंट को सबसे पहले हमें क्या करना है, कड़वी चीज़ें खिलानी, बिटर चीज़ें खिलानी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी आप वैद्य से मिलेंगे तो वैद्य ने प्रमेह रोगी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। मैंने आपको पहले भी बताया, एक स्थूल प्रमेही और एक कृश प्रमेही। स्थूल प्रमेही जो रहता है वो NIDDM से रिलेटेड है, मैक्सिमम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, और जो कृश प्रमेही जो थिन है या हाइपोएस्थेनिक जिसको बोलते हैं वो IDDM से है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। जब इन दोनों की चिकित्सा की जाती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, सबसे पहली बात इसमें रखी जाएगी कि आपको जो कृश प्रमेही है उसको आपको कटु तिक्त कषाय
एस्ट्रिंजेंट, बिटर और पंजेंट टेस्ट की जो मेडिसिन है वो उसको नहीं देनी। क्यों? क्योंकि अगर यदि आप उनको वो औषधें देते हैं तो उस पेशेंट में धातुओं का क्षय होना प्रारंभ हो सकता है। धातु का क्षय का अर्थ है जैसे रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा है, शुक्र है, इन सब की कमी आना प्रारंभ हो जाएगी। और जैसे जैसे इनकी कमी प्रारंभ होगी, पेशेंट जो हमारा डायबिटीज़ का है वो वातज प्रमेही बनता चला जाएगा। वातज प्रमेही से अर्थ लिया गया कि मधुमेह की कंडीशन की तरफ बढ़ जाएगा, और उसको ट्यूबरकुलोसिस और कॉक्स की कंडीशन भी इसी वजह से आती है। अंग्रेजी में यदि मैं बात करना चाहूँ, एलोपैथिक मेडिसिन्स में जैसे आपकी बाइगोनाइड्स हैं या आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं, जो पतले जो पेशेंट रहे, जो थिन जो पेशेंट रहते, कृश जो प्रमेही जो रहते हैं, उन लोगों को बाइगोनाइड्स ना देकर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स दीजिए। जब हम उसी में दूसरा जो स्थूल प्रमेही है, ओबीज पेशेंट है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस वाला नहीं है, NIDDM है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है, उसको आप ओबीज पेशेंट को कटु तिक्त कषाय रसात्मक औषधि आप उसको दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो मेद धातु, जो उसका वसा है, जो बढ़ गई है, उसके लेखन के लिए, उसको काटने के लिए, उसको निकालने के लिए उसको धीरे धीरे कषायात्मक औषधियाँ दी जा सकती हैं। और जो ओबीज पेशेंट रहते हैं वो बलशाली भी रहते हैं, और बल के कारण उन लोगों को आप संशोधन चिकित्सा भी दे सकते हैं। संशोधन चिकित्सा आप सभी को बताएं, आयुर्वेद का एक कोहिनूर है। जिस तरह से वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरोविरेचन, रक्त मोक्षण आदि जो प्रक्रिया जो आयुर्वेद में कर्म जो किए जाते हैं, जिससे श्लोक भी आया है, आचार्य ने अष्टांग हृदय में बोला है कि संशोधन एक ऐसा कर्म है जो रोग को समूल नाश कर देता है। हो सकता है संशमन औषधि, आपकी ओरल मेडिसिन, उनसे डिजीज ठीक ना भी हो पाए या रीअकरेंस हो, लेकिन संशोधन के बाद रोग दोबारा उत्पन्न नहीं हुआ करते हैं। जब हम संशोधन के बाद जब पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके अंदर जो पोटेंसी रहती है मेडिसिन की, वो पेशेंट के ऊपर 100% अपना काम करती है, और पेशेंट को जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो लॉन्ग टर्म में ना मिलकर उसको जल्दी उसको गुड रिजल्ट्स भी मिलने लग जाते हैं। विद ट्रायंगुलर अप्रोच ऑफ डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिसिन, we all win diabetes mellitus very easily and quickly with Ayurveda. Thank you so much.